स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम साइंस के चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए अलग प्लेलिस्ट है, एक्टिविटीज़ की एक्सप्लेनेशन और सैम्पल पेपर्स के लिए भी अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स इफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। हमें क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि अगर हमें एक ऐसा मिक्सचर दे रखा है जिसमें मिसेबल लिक्विड्स हैं। मिसेबल लिक्विड्स वो होते हैं जो आपस में एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, और हमें ऐसे मिसेबल लिक्विड्स दे रखे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा पास है। देखो, अगर मिसेबल लिक्विड्स को आपने सेपरेट करना है ना, तो उसके लिए या तो हमें डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। अगर लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, अगर लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, तब तो सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज करके हम लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे मिसेबल लिक्विड्स दे रखे हैं ना, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, फिर हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। जो इथेनॉल है और जो वाटर है, ये दोनों लिक्विड्स एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ये मिसेबल लिक्विड्स हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स पास पास हैं। तो अगर आपको एक ऐसा मिक्सचर दे दिया जाए जिसमें इथेनॉल और वाटर दोनों प्रेजेंट हैं, तो इन दोनों को मिक्सचर में से अलग करने के लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। चलो आंसर में अब डिटेल में डिस्कस करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को। तो अपने आंसर के अंदर आप ऐसे लिखोगे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 78.3 डिग्री सेल्सियस। देखो, ये जो इथेनॉल है ना, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.3 एंड दैट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 78.3 और 100, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री से कम है। इसलिए इथेनॉल और वाटर, इन दोनों के मिक्सचर में से अगर आपने इन दोनों को अलग अलग करना है, तो उसके लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। इथेनॉल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इथेनॉल को और वाटर को उसके मिक्सचर में से अलग अलग करने के लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज करना है। अब इस डायग्राम के थ्रू सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की पूरी प्रोसेस को किस तरह से कैरी आउट किया जाता है। ये देखो, ये हमारे पास ना एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है। डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर ये वाला जो पार्ट है, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसके ऊपर यहाँ पे ये हमने थर्मामीटर अटैच किया हुआ है, और पूरी की पूरी प्रोसेस में जो थर्मामीटर का रोल है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये हमारे पास एक वाटर कंडेंसर है। कंडेंसर का काम होता है ठंडा करना। कंडेंसर में से जब कोई गैस पास होती है, तो गैस पास होने के बाद वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये यहाँ पे हमारे पास एक और बीकर है, और ये डिस्टिलेशन फ्लास्क के नीचे एक स्टैंड है, और यहाँ पे ये बर्नर को रखा हुआ है। बर्नर को ऑन करेंगे तो वो हीट सप्लाई करेगा। बर्नर आपको अभी पूरा नजर नहीं आ रहा। ये यहाँ पे स्टैंड है जिसकी हेल्प से हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को एडजस्ट किया हुआ है। तो इस डायग्राम के अंदर जितनी चीजें हैं ना, आपको हर एक चीज का क्या फंक्शन है वो क्लियरली पता होना चाहिए। चलो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये डिस्टिलेशन फ्लास्क को लोगे। ये वाला जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना, इसके अंदर हम इथेनॉल और वाटर के मिक्सचर को डालेंगे। सबसे पहले आपने डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया,
और इसके अंदर आपने इथेनॉल एंड वाटर के मिक्सचर को डाल दिया। अभी जो इथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.3 और वाटर का होता है 100। तो जब आप नीचे से बर्नर को ऑन करोगे और हीट करना स्टार्ट करोगे ना, तो जैसे जैसे हीटिंग होती रहेगी वैसे वैसे इस मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। बर्नर को स्विच ऑन करके आपने हीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं वैसे वैसे इस मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज होते होते 78.3 हो जाएगा। जैसे ही मिक्सचर का टेम्परेचर 78.3 हो जाएगा ना, मतलब इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। उस समय इस मिक्सचर में से जो इथेनॉल के पार्टिकल्स है ना, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे से हम हीट कर रहे हैं तो मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होके 78.3 हो जाएगा, जो कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है। उस समय इथेनॉल के वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये जो इथेनॉल के वेपर्स बन रहे हैं ना, इथेनॉल के वेपर्स डिस्टिलेशन फ्लास्क से निकल के ये वाला जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर एंटर करेंगे। और यहाँ पे जो ग्लास बीक्स प्रेजेंट हैं, इन ग्लास बीक्स के बीच में से पास होते होते इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्रॉस करने के बाद वो यहाँ पे थर्मामीटर तक पहुंचेंगे। जैसे ही इथेनॉल के वेपर्स यहां से निकल के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से पास होके थर्मामीटर से जाके टच होंगे, तो थर्मामीटर में टेम्परेचर की रीडिंग इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो थर्मामीटर का रोल है ना, वो सुपर इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि थर्मामीटर में क्या हो रहा है। हमने हीट किया, मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जब टेम्परेचर 78.3 हो जाएगा, इथेनॉल वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर अभी लिक्विड में ही है, इथेनॉल के वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। इथेनॉल के वेपर्स डिस्टिलेशन फ्लास्क में से निकल के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर एंटर करेंगे। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर से पास होंगे और थर्मामीटर तक पहुंचेंगे। जब ये पार्टिकल्स थर्मामीटर तक पहुंचेंगे तो थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और थर्मामीटर का टेम्परेचर इंक्रीज होकर 78.3 तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा? 78.3 तक पहुंच जाएगा। अब देखो, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से बाहर तो निकल नहीं सकते, तो ये इथेनॉल के पार्टिकल्स फिर यहां से कंडेंसर के अंदर एंटर करेंगे। कंडेंसर में से जब ये इथेनॉल के पार्टिकल्स पास होंगे तो कंडेंसर उन्हें दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। तो लिक्विड में कन्वर्ट होके इथेनॉल हमारे पास इस बीकर के अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो इथेनॉल की जर्नी क्लियर होगी आपको। जब हमने इस मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट किया तो पहले इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आएगा 78.3। इथेनॉल वेपर्स में कन्वर्ट होगा। इथेनॉल के वेपर्स डिस्टिलेशन फ्लास्क में से निकल के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर एंटर करेंगे। ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ग्लास बीड्स हैं, इनके बीच में से धीरे धीरे पास होंगे। इसमें से पास होने के बाद थर्मामीटर से जाके वो टकराएंगे, तो थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होके 78.3 तक पहुंच जाएगा। ये जो इथेनॉल के वेपर्स हैं, आगे ऊपर से तो बंद है, वहां पे तो रास्ता है नहीं, तो ये यहाँ पे जो कंडेंसर अटैच कर रखे है ना, इस कंडेंसर में से पास होंगे। कंडेंसर इथेनॉल के वेपर्स को दोबारा से ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। कंडेंसर का काम होता है वेपर्स को ठंडा करके दोबारा से लिक्विफाई कर देना। तो इथेनॉल दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पे आके इस बीकर में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, अब जो सेकंड पार्ट है वो सुपर इंपॉर्टेंट है। बर्नर को आपने लगातार ऑन कर रखा है, तो बर्नर लगातार हीट सप्लाई करता जा रहा है। बर्नर के लगातार हीट सप्लाई करने की वजह से यहां पे जो मिक्सचर है ना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। बर्नर स्विच ऑन ही है, बर्नर लगातार हीट सप्लाई करता जा रहा है। बर्नर के हीट सप्लाई करने की वजह से इस मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज होके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तक आ जाएगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होके 100 हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होके 100 डिग्री हो जाएगा ना यहाँ पे, फिर वाटर के भी वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले तो सिर्फ इथेनॉल के वेपर्स बन रहे थे, अब वाटर के भी वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। मिक्सचर का टेम्परेचर और बढ़ गया है, तो वाटर वेपर्स
अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब वाटर वेपर्स डिस्टिलेशन फ्लास्क में से बाहर निकल के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर एंटर करेंगे। अब यहां पे सुपर इंपॉर्टेंट रोल है इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। जब तक सारे के सारे इथेनॉल के पार्टिकल्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्रॉस नहीं कर जाते, तब तक ये वाला फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वाटर के पार्टिकल्स को पास नहीं होने देगा। यहां पे जो ग्लास बीक्स प्रेजेंट है ना, इनका रोल ये है कि जब तक सारे के सारे इथेनॉल के पार्टिकल्स इसके बीच में से पास नहीं हो जाते, तब तक ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है वाटर के पार्टिकल्स को, मतलब वाटर वेपर्स को इसके बीच में से पास नहीं होने देगा। देखो इथेनॉल के पार्टिकल्स तो जा ही रहे थे, यहां तक पहुंच गए थे। अब धीरे धीरे वाटर के पार्टिकल्स भी पहुंच गए हैं। जो वाटर के पार्टिकल्स है ना, मतलब वाटर वेपर्स हैं, उनके पास ना हीट एनर्जी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये बॉयल होते हैं 78.3 पे। इथेनॉल बॉयल होता है 78.3 पे, लेकिन वाटर बॉयल होता है 100 पे। तो वाटर जब बॉयल होता है तो वाटर वेपर्स बनते हैं। वाटर वेपर्स के अंदर हीट एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ज्यादा हीट एनर्जी लेके वाटर वेपर्स जब यहां तक पहुंचते हैं ना, तो ये जो ग्लास बीड्स हैं ये वाटर वेपर्स की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उस हीट एनर्जी को ये इथेनॉल के पार्टिकल्स को सप्लाई कर देंगी, जिससे इथेनॉल के पार्टिकल्स और ज्यादा स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करेंगे। तो ये वाले जो ग्लास बीड्स है ना, ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये वाटर के पार्टिकल्स को, वाटर वेपर्स को तब तक इसके बीच में से पास नहीं होने देगा जब तक सारा का सारा इथेनॉल इसके बीच में से पास नहीं हो जाता। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अगर वाटर के पार्टिकल्स पहुंच भी गए ना, सपोज यहां पे इथेनॉल के पार्टिकल्स भी हैं और यहां पे वाटर के पार्टिकल्स भी पहुंच गए हैं, तो वाटर के पार्टिकल्स में से हीट एनर्जी ये ग्लास बीड्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वो हीट एनर्जी अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाएगी इथेनॉल के पार्टिकल्स को, जिससे इथेनॉल के पार्टिकल्स और ज्यादा स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करेंगे। तो इसका फंक्शन यही है, ये जो ग्लास बीड्स हैं इनका फंक्शन यही है कि जब तक फर्स्ट लिक्विड सारा का सारा इसको क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक वो सेकंड लिक्विड को इसमें से पास नहीं होने देंगे। और अगर इस मिक्सचर में 2 से ज्यादा लिक्विड्स है ना, अगर 3 लिक्विड्स हैं या 4 लिक्विड्स हैं या 5 लिक्विड्स हैं, तब भी ऐसा ही होता है। जितने ज्यादा लिक्विड्स होंगे ना मिक्सचर के अंदर, ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसकी लेंथ को उतना ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 3 लिक्विड्स का मिक्सचर लेते हो तो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर 4 लिक्विड्स का मिक्सचर लेते हो तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की लेंथ को और इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर 5 लिक्विड्स हैं तो इसकी लेंथ को और इंक्रीज करना पड़ेगा। अब अगर 4 लिक्विड्स है ना, या 5 लिक्विड्स हैं या 3 लिक्विड्स हैं या 2 लिक्विड्स का मिक्सचर है, यहां पे इसका फंक्शन सेम ही है। जब तक फर्स्ट लिक्विड के सारे पार्टिकल्स इसके बीच में से पास नहीं हो जाते, तब तक वो सेकंड लिक्विड को इसके बीच में से पास नहीं होने देगा। और जब तक सेकंड लिक्विड के सारे पार्टिकल्स पास नहीं हो जाते, तब तक ये थर्ड लिक्विड के पार्टिकल्स को इसके बीच में से पास नहीं होने देगा। तो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बीच में से सबसे पहले वो पास होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसके बाद वो पास होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और अगर 3 लिक्विड्स हैं फिर इसके बाद और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड पास होगा। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो इसके बीच में से, इस मिक्सचर में से पहले इथेनॉल के वेपर्स बने। इथेनॉल के वेपर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बीच में से पास हो गए, थर्मामीटर तक पहुंचे। थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज होके 78.3 हो गया। इथेनॉल के वेपर्स कंडेंसर में से पास हुए। कंडेंसर ने इथेनॉल को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, फिर लिक्विड इथेनॉल जाके इस बीकर के अंदर कलेक्ट हो गया। लगातार हम पीछे से बर्न करते जा रहे हैं, हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, तो उससे मिक्सचर का टेम्परेचर और इंक्रीज होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, तो वाटर भी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर्स भी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वाटर के पार्टिकल्स को तब तक पास नहीं होने देता जब तक सारा का सारा इथेनॉल ना पास हो जाए। अब सारा इथेनॉल पास हो चुका है, उसके बाद जब सारा इथेनॉल पास हो चुका होगा ना, उसके बाद अब वाटर वेपर्स भी इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से पास होके थर्मामीटर तक पहुंचेंगे। अब सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा इथेनॉल इसके बीच में से पास हो चुका है। अब वाटर वेपर्स भी इस
फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बीच में से पास होके थर्मामीटर तक पहुंचेंगे। जैसे ही वाटर वेपर्स थर्मामीटर से टच होंगे तो थर्मामीटर में दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। 78.3 पे आके रुक गया था ना, दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। जैसे ही आप देखो कि थर्मामीटर में दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है तो तुरंत इस पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि सारा इथेनॉल जा चुका है, अब वाटर वेपर्स पहुंच गए हैं। ये जो थर्मामीटर की रीडिंग है ना, उससे आपको पता चलेगा कि किस समय सारा इथेनॉल पास हो चुका है और वाटर वेपर्स यहां तक पहुंच गए हैं। जब तक थर्मामीटर की रीडिंग 78.3 पे रुकी हुई है ना, तब तक इसके बीच में से सिर्फ इथेनॉल पास हो रहा है। जब तक थर्मामीटर की रीडिंग 78.3 पे रुकी हुई है तब तक यहां से इथेनॉल के पार्टिकल्स ही पास हो रहे हैं। जैसे ही वाटर वेपर्स यहां पे पहुंचेंगे ना, वाटर वेपर्स बॉयल होते हैं 100 पे, तो वाटर वेपर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसे ही वाटर वेपर्स थर्मामीटर से टच होंगे तो थर्मामीटर की रीडिंग इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी, और जैसे ही थर्मामीटर की रीडिंग इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी आप समझ जाओगे कि सारा इथेनॉल पहुंच चुका है। तुरंत आप बर्नर को ऑफ करोगे और ये वाला बीकर यहां से रिमूव कर दोगे और सारा सेटअप क्लोज कर दोगे। जैसे ही थर्मामीटर की रीडिंग 78.3 से इंक्रीज होगी आप समझ जाओगे कि सारा इथेनॉल पास हो चुका है, तो तुरंत आपने यहां से बर्नर को ऑफ कर देना है और हीट नहीं करना। अब इस बीकर के अंदर सारा इथेनॉल इकट्ठा हो चुका है तो इस बीकर को आपने अलग कर देना है, और नीचे से जब आप बर्न करना बंद कर दोगे ना तो इस मिक्सचर में जो अब सिर्फ वाटर ही रह गया है, वाटर फिर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, और जो वेपर्स यहां तक पहुंच चुके हैं ना वो भी थोड़े टाइम में ठंडा होके वापस गिर के इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ही आ जाएंगे। क्लियर हुआ आपको? तो यहां पे इस बीकर के अंदर आपके पास इथेनॉल आ चुका है और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर अब आपके पास सिर्फ वाटर ही रह गया है। और किस समय बर्नर को ऑफ करना है? थर्मामीटर की रीडिंग से पता चलेगा। जब तक थर्मामीटर की रीडिंग 78.3 पर रुकी हुई है तब तक कंडेंसर में से इथेनॉल पास हो रहा है। जैसे ही थर्मामीटर की रीडिंग 78.3 से राइज होगी तुरंत आपने बर्नर को ऑफ करना है, क्योंकि आप समझ जाओगे कि अब वाटर के पार्टिकल्स वहां तक पहुंच गए हैं। हमने फिर से दोबारा इसमें से वाटर के पार्टिकल्स को पास करके यहां पे थोड़ी ले आना है। इथेनॉल अलग हो चुका है। वाटर जब आप ऑफ कर दोगे ना तो जो वाटर वेपर्स यहां तक पहुंच गए हैं इसके बीच में या फिर यहां पे पहुंच गए हैं वो भी ठंडे होके दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होके इसके अंदर ही वापस मिक्स हो जाएंगे। तो बर्नर आपने ऑफ किया, उसके हाफ एन आवर के बाद यहां पर इसके अंदर सारा का सारा वाटर है और इथेनॉल तो आप पहले ही इस बीकर के अंदर अलग कर चुके हो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप 2 से ज्यादा लिक्विड्स को भी अलग कर सकते हो। 3 लिक्विड्स होंगे, 4 लिक्विड्स होंगे, 5 लिक्विड्स होंगे। जितने ज्यादा लिक्विड्स होंगे ना आपको ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की लेंथ उतनी ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। अलग हो जाते हैं सारे लिक्विड्स, चाहे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जितने मर्जी क्लोज क्यों ना हो। ये अब आपको बर्नर अच्छे से नजर आ रहा होगा और नीचे लिख देना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये इस तरह से पूरा डायग्राम आप बनाओगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर आपके एग्जाम के अंदर आता है तो पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए आप अपना आंसर इस तरह से लिखोगे, टेक द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। सबसे पहले हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर इथेनॉल और वाटर के मिक्सचर को ले लिया है। अरेंज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, थर्मामीटर एंड अदर apparatus एज शोन इन फिगर। अब जैसे फिगर के अंदर हमने सब कुछ अरेंज किया हुआ था ना, उसी तरह से आपने डिस्टिलेशन फ्लास्क को, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को, थर्मामीटर को, कंडेंसर को, बीकर को, बर्नर को और जो बाकी के स्टैंड्स थे उन सबको फिगर की तरह से अरेंज कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे हीट द मिक्सचर स्लोली। पूरा अरेंजमेंट होने के बाद आपने बर्नर को स्विच ऑन कर देना है और मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट कर देना है। When the temperature of the mixture becomes 78.3 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल will start boiling। जैसे ही मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज होके 78.3 हो जाएगा, ये जो 78.3 है ना ये इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है। तो जैसे ही मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज होके 78.3 हो जाएगा उस समय इथेनॉल बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा।
इथेनॉल के पार्टिकल्स लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। Vapors of ethanol will rise upwards, pass through the fractionating column and reach the thermometer. बॉइलिंग होने के बाद जो इथेनॉल के वेपर्स बनेंगे ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करेंगे और वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बीच में से पास होके थर्मामीटर तक पहुंच जाएंगे। जब टेम्परेचर 78.3 हो जाएगा, उसके बाद इथेनॉल के वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इथेनॉल के वेपर्स अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करते करते वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर से भी पास हो जाएंगे और ऊपर जो थर्मामीटर था ना, थर्मामीटर तक पहुंच जाएंगे। द थर्मामीटर रीडिंग विल बी 78.3 डिग्री सेल्सियस। देखो, जैसे ही इथेनॉल के वेपर्स थर्मामीटर तक पहुंचेंगे ना, तो थर्मामीटर की रीडिंग इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी और थर्मामीटर की रीडिंग इंक्रीज होकर 78.3 तक पहुंच जाएगी। फिर थर्मामीटर की रीडिंग 78.3 ही रहेगी जब तक सारे के सारे इथेनॉल के वेपर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से पास नहीं हो जाते। द थर्मामीटर रीडिंग विल बी 78.3 डिग्री सेल्सियस टिल ऑल इथेनॉल वेपर्स पास थ्रू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम and then through condenser get liquefied and collect in the beaker. थर्मामीटर की रीडिंग 78.3 तब तक रहेगी जब तक सारे के सारे इथेनॉल के वेपर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से पास होने के बाद, कंडेंसर में से पास होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होके दोबारा से बीकर के अंदर कलेक्ट नहीं हो जाते। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? बिकॉज ऑफ continuous heating of mixture, if water starts boiling and water vapors reach the fractionating column, they will not be able to pass through the fractionating column. यही सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हम लगातार ना हीट करते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस हीटिंग हो रही है, तो लगातार हीट होने की वजह से मिक्सचर का टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है ना और वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, तो वाटर वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और वाटर वेपर्स भी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो वाटर वेपर्स है ना, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को तब तक पास नहीं कर पाएंगे जब तक सारे के सारे इथेनॉल के वेपर्स पास नहीं हो जाते। वाटर वेपर्स विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम until all ethanol vapors have passed through it. वाटर वेपर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को तब तक पास नहीं कर पाएंगे जब तक सारे के सारे इथेनॉल के वेपर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बीच में से पास नहीं हो जाते। क्योंकि अगर वाटर वेपर्स पहुंच भी गए ना, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जो ग्लास बीड्स प्रेजेंट हैं, वो वाटर वेपर्स की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगी और इथेनॉल के पार्टिकल्स को, इथेनॉल के वेपर्स को ट्रांसफर कर देंगी। तो वाटर वेपर्स अगर वहां तक पहुंच भी गए, तो वाटर वेपर्स की हीट एनर्जी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जो बीड्स प्रेजेंट हैं, ग्लास बीड्स प्रेजेंट हैं, वो वाले ग्लास बीड्स वाटर वेपर्स में से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इथेनॉल के वेपर्स को वो ट्रांसफर हो जाती है। तो इथेनॉल के वेपर्स और ज्यादा स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करना स्टार्ट कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि जब तक सारा का सारा इथेनॉल के वेपर्स पास नहीं हो जाते, तब तक वाटर वेपर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बीच में से पास हो नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे, when all the ethanol vapors have passed, then water vapors will pass through the fractionating column and reach thermometer. जब सारे के सारे इथेनॉल के वेपर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बीच में से पास हो चुके होंगे, उसके बाद then water vapors will pass through the fractionating column. उसके बाद वाटर वेपर्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बीच में से पास हो पाएंगे और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से पास होने के बाद थर्मामीटर तक पहुंच जाएंगे। जब वाटर वेपर्स थर्मामीटर तक पहुंचेंगे ना, उसके बाद थर्मामीटर की रीडिंग दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। जब वाटर वेपर्स थर्मामीटर तक पहुंचेंगे, तब थर्मामीटर की रीडिंग 78.3 से फिर इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। उससे आपको पता चलेगा कि सारा इथेनॉल बीकर के अंदर कलेक्ट हो चुका है।
द टेम्परेचर इन द थर्मामीटर स्टार्ट्स राइजिंग। जैसे ही वाटर वेपर्स थर्मामीटर पे पहुंचे तो थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो गया। एट दिस पॉइंट स्टॉप हीटिंग। जैसे ही थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा उसी समय आपने हीटिंग को बंद कर देना है। नाउ इथेनॉल इज इन द बीकर एंड वाटर इज इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब इस समय बीकर के अंदर सारा का सारा इथेनॉल आ चुका है और जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना उसके अंदर हमें सारा वाटर मिल जाएगा। जो वाटर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम तक पहुंच गया था ना वेपर्स बन के, वो भी थोड़ी देर में ठंडा होकर दोबारा से डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ही गिर जाएगा। तो बीकर में आपके पास सारा का सारा इथेनॉल होगा और डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपके पास सारा का सारा वाटर होगा। तो इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज करके हम मिक्सेबल लिक्विड्स में से वाटर और इथेनॉल को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिव सम एग्जांपल्स वेयर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सेबल लिक्विड्स फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स दो जहां पे ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज करके मिक्सेबल लिक्विड्स में से अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। चलो आंसर पे आते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल तो वही है इथेनॉल एंड वाटर का। इथेनॉल और वाटर दोनों मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, एक दूसरे के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इनके मिक्सचर में से इथेनॉल और वाटर को अलग अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। यही तो हमने पिछले क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस किया है। सेकंड एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और बेंजीन का। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन ये दोनों भी मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लोरोफॉर्म ना जो पुरानी बॉलीवुड मूवीज होती हैं उनके अंदर बेहोश करने के लिए यूज किया जाता था। तो क्लोरोफॉर्म भी लिक्विड होता है, बेंजीन भी एक केमिकल होता है। हो सकता है आपकी केमिस्ट्री लैब के अंदर प्रेजेंट भी हो, आपको नजर आ जाएगा किसी ना किसी बॉटल के ऊपर ना बेंजीन लिखा हुआ। तो इन दोनों को अगर आपने अलग करना है तो उसके लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को ही यूज करते हैं। थर्ड एग्जांपल है क्रूड ऑयल रिफाइनिंग। जो कच्चा तेल होता है ना उसकी रिफाइनिंग करके उसमें से गैसोलीन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, इन सारी चीजों को अलग किया जाता है। तो ऑयल की रिफाइनिंग में भी, कच्चे तेल की रिफाइनिंग के अंदर भी ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को ही यूज किया जाता है। और फोर्थ एग्जांपल है ऑब्टेनिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। देखो एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, अर्गन गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और भी काफी सारी गैसेस प्रेजेंट हैं। तो एयर में से अगर आपने ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, इन सारी गैसेस को अलग करना है ना तो एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज करके एयर में से ऑक्सीजन और बाकी गैसेस को अलग किया जा सकता है। एयर को भी, एयर गैस है ना, उसे लिक्विड में कन्वर्ट करके उसमें से ऑक्सीजन गैस को, नाइट्रोजन गैस को, बाकी सारे गैसेस को अलग किया जा सकता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके। ये पॉसिबल है और इसके अंदर भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस को ही यूज करते हैं। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.